वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है एक और लेक्चर में। पिछले लेक्चर्स में हमने यांत्रिकी के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम उसके आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे और जो कोर कॉन्सेप्ट होते हैं उनको सीखेंगे। ओके, आपके रेडियो ऑपरेटर के ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये क्वेश्चन। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। देखिए, उसने क्वेश्चन में कंफर्म कर दिया है कि अपकेंद्र बल के कारण ये हो रहा है ना? तो आपको बस ये बताना बताना है कि जो अपकेंद्रीय बल है वो किस वजह से उत्पन्न हो रहा है। उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से, सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण या उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ऑप्शन बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। ये आपको याद रखना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। आपके ऑप्शन है करचल एंठन से, दूसरा बैटरी से, तीसरा द्रव क्रिस्टल से या चौथा हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। देखिए, सही आंसर है डी, हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। देखिए, हमारे पास जो स्वचालित घड़ियां होती हैं, घड़ी है, घड़ी के अंदर एक व्हील लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है? एक फ्लाई व्हील लगा हुआ होता है घड़ी के अंदर। फ्लाई व्हील, जब हम मूव करते हैं ना, हमारे हाथ जब मूव करते हैं तो ये फ्लाई व्हील भी मूव करता है, घूमता है और इसके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही एनर्जी जो फ्लाई व्हील के घूमने के कारण उत्पन्न हुई है, वो घड़ी के अंदर ही एक स्प्रिंग होती है जिसमें कि इकट्ठी हो जाती है। समझ गए ना? तो हमारे हाथ जब संचालन करते हैं तो घड़ी के अंदर मौजूद फ्लाई व्हील घूमता है, इसके घूमने से ऊर्जा उत्पन्न होती है और ये ऊर्जा घड़ी के अंदर ही लगी हुई स्प्रिंग में इकट्ठी होती चली जाती है। ठीक है, आपको याद रखना है, जिस वजह से स्वचालित घड़ियां चलती हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, हल्की हो गई है या स्थिरता खो बैठी है या फिर उसके द्रव्यमान में प्राप्ति हुई है बाहर आकर। ठीक है, देखिए, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने कुएं से बाल्टी खींची होगी, लेकिन मैंने तो खींची है क्योंकि मैं गांव में रहा हूँ। ठीक है ना? देखिए, जब आपने एक सिद्धांत पढ़ा होगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत, प्लवन या उत्प्लवन का सिद्धांत। ये है कुआं, इसमें है पानी और ये है आपकी छोटी सी बाल्टी। ठीक है, ये रस्सी से आप खींच रहे हो इस बाल्टी को। ठीक है, ये आप खींच रहे हो इस बाल्टी को। ठीक है, रस्सी से। जब ये कुएं के अंदर थी तो हल्की महसूस होती है, सिर्फ इसलिए जल के उत्प्लावन बल के कारण हल्की महसूस होती है, जो कि पानी के द्वारा एक उछाल बल लगाती है बाल्टी पर ऊपर की तरफ, इस वजह से हल्की होती है। लेकिन जैसे ही ये बाहर आ जाती है तो उत्प्लावन बल कार्य करना बंद कर देता है और बाल्टी भारी हो जाती है। तो आपको लगाना है ऑप्शन ए की बाल्टी भारी हो जाती है। रीजन क्या है? पानी के अंदर बाल्टी एक उछाल बल का अनुभव करती है, एक उछाल बल का अनुभव करती है उत्प्लावन के नियम के अनुरूप। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारहीनता होती है। भारहीनता कब होगी? भार का फॉर्मूला था mg, भार W इज इक्वल टू एम जी। एम तो कांस्टेंट होता है, जी ही जीरो हो जाएगा या फिर संतुलित हो जाए तो भारहीनता की स्थिति आ जाएगी। आपके ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में, जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, निर्वात की स्थिति में, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या है आंसर? बताइए आप। मैंने आपको पहले ही बताया है, एम कांस्टेंट है, जी जीरो हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू एम, जब जी जीरो हो जाता है तो भारहीनता की स्थिति आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? आपको बताना है, रबड़, गीली मिट्टी, स्टील या प्लास्टिक। प्रत्यास्थता आखिर होती क्या है? देखिए, क्या होता है, मान लीजिए कोई पदार्थ है, इसमें हमने एक फोर्स लगाया, कोई फोर्स लगाया इसमें हमने बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये विरूपित हो जाती है, मतलब कुछ हद तक अंदर तक हो जाएगी और जब हम इस फोर्स को हटा लेते हैं, जैसे हमने ये फोर्स वापस से हटा लिया, जब इस फोर्स को, तो ये जो विरूपण है ना, ये विरूपण खत्म हो जाता है, वापस से सही हो जाएगी। इसे हम बोलते हैं प्रत्यास्थता। किसी वस्तु पर फोर्स लगाते वक्त उसका विरूपित हो जाना और फोर्स हटा लेने पर अपनी पुनः स्थिति में आ जाना वस्तु का प्रत्यास्थता कहलाती है, प्रत्यास्थता का गुण कहलाती है। आपको ये बताना है कि कौन सी वस्तु ज्यादा जल्दी वापस आएगी अपनी प्रारंभिक स्थिति में। जो जितनी जल्दी अपनी प्रारंभिक स्थिति में आएगी उसकी प्रत्यास्थता उतनी ही अधिक है। आपके पास चार ऑप्शन है, रबड़, गीली मिट्टी, स्टील या प्लास्टिक। आप में से बहुत सारे लोग रबड़ लगा देंगे, जो कि गलत है। प्रत्यास्थता स्टील,
स्टील में सबसे ज्यादा होती है। अब हम इनके क्रम को देख लेते हैं। सबसे ज्यादा होती है स्टील में, मतलब सी। उससे कम होती है रबड़ में, मतलब ए। ठीक है। उससे कम होती है प्लास्टिक में, डी। और सबसे कम होती है गीली मिट्टी में, बी। गीली मिट्टी है, मिट्टी डली है, आप उसमें जैसा बना दोगे वैसे ही रहती है। मिट्टी के घड़े होते हैं, दिए होते हैं, आपने एक बार बना दिए तो बना दिए, वो लौट कर अपनी स्थिति में पुनः नहीं आ पाते। ओके। आगे बढ़ते हैं। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है। जो प्राप्त होता है, सेम चीज, भू स्थिर उपग्रह है। किसके अपकेंद्र बल के प्रभाव के कारण ऐसा होता है? ऑप्शन ए, उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से। नहीं, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। पहले हो चुका है ये क्वेश्चन, बताना अब। सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगाने या उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण, ऑब्वियसली बी। पहले हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, इसलिए हम इसे अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन में ही कि घड़ी होती है, स्वचालित घड़ियां होती हैं, उसमें एक फ्लाई व्हील लगा हुआ होता है। ये होता है एक फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील लगा हुआ होता है। जब हम संचालित करते हैं, अपने हाथों को हिलाते हैं, तो फ्लाई व्हील घूमता है। इसके रोटेट होने से जो स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग में ऊर्जा, मतलब एनर्जी क्या हो जाती है? इकट्ठी। इकट्ठी हो जाती है ऊर्जा। ऊर्जा इकट्ठी होने का मतलब क्या है? स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा नहीं, ऊष्मीय ऊर्जा नहीं, रासायनिक ऊर्जा नहीं, ऊर्जा इकट्ठी हो गई है। इकट्ठी मतलब स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कक्षा के अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है? कक्षा, जब पृथ्वी के चारों तरफ कोई अंतरिक्ष यान घूमता है तो उसमें भारहीनता की स्थिति आ जाती है। इसका कारण क्या है? बाहरी गुरुत्वाकर्षण के अभाव में। कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। तीसरा, बाहरी गुरुत्वाकर्षण किंतु अंतरिक्ष यान के भीतर नहीं। कक्षा में अंतरिक्ष यान में ऊर्जा का ना होना। सही आंसर है ऑप्शन बी। मैंने आपको बताया था W=mg। ओके। या तो जी शून्य हो जाए तो बारहीनता की स्थिति हो जाएगी, या फिर जी संतुलित हो जाए। संतुलित होने पर भी जी का जो मान होता है वो भी शून्य को ही छू लेता है। सॉरी। तो W=mg कब जीरो होगा? जब या तो ये संतुलित हो जाए या फिर खुद ही जीरो हो जाए। तो यहाँ पर क्या है? बराबर होता है, मतलब संतुलित होता है, इसलिए ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है। घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है, तो क्या होगा? पत्थर स्पर्श रेखीय उड़ जाता है, पत्थर भीतर की ओर त्रिज्या गति करता है, पत्थर बाहर की ओर त्रिज्यीय गति करता है, या पत्थर गति इसके वेग पर निर्भर करती है। ऑब्वियसली रेखिकता है, उड़ जाता है। देखिए ऐसा होता है, जब आप किसी पत्थर को घुमा रहे हो ना, ये है पत्थर घूम रहा है, यहाँ पर रस्सी टूट गई, यहाँ पर रस्सी टूट गई, तो ये पत्थर जब इस दिशा में था, ऐसे घूम रहा था, तो ये हो गई इसकी स्पर्श रेखी दिशा। इस तरह से स्पर्श रेखी दिशा में जाता है। लेकिन यही बात अगर बाहर की जाए, जैसे मान लीजिए ये है पृथ्वी, यहाँ पर कोई उपग्रह घूम रहा है और यहाँ से आपने कोई पत्थर को छोड़ दिया है, कोई पदार्थ छोड़ जाता है, तो वो उपग्रह की ही दिशा में पृथ्वी की परिक्रमा करने लगता है। बाहर की स्थिति में अलग होता है, लेकिन पृथ्वी के अंदर स्पर्श रेखी दिशा में जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में नहीं। सांद्र घोल, देखिए कोई भी वस्तु, देखिए जैसे ये है तरल, ठीक है, इस पर कोई वस्तु अगर तैर रही है, इसका मतलब ये है कि इस वस्तु का घनत्व, वस्तु ए का घनत्व जो ज्यादा घनत्व है, वह कम होता है वाटर या तरल से। हम यहाँ पर वाटर ले रहे हैं। अब किसी वस्तु को तैरने के लिए घनत्व कम होना चाहिए तरल से, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। अंडा मृदु जल में डूब जाता है, मतलब मृदु जो अंडे का घनत्व है, जो अंडा है एग, इसका घनत्व कम होता है मृदु जल से, लेकिन सॉरी ज्यादा होता है, सुधार लेना, मृदु जल से ज्यादा होता है, लेकिन अंडे का जो घनत्व होता है वो कम होता है सांद्र घोल से, कम होता है। तो अंडा घोल से नमक का अवशोषण करता है? बिल्कुल नहीं। एल्ब्यूमिन नमक के घोल में घुल जाता है? बिल्कुल नहीं। नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन सी सही है, इसकी वजह से, ये मैंने बताया ना, इसकी वजह से ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते, किसी भी वस्तु को तैरने के लिए ना घनत्व कम होना चाहिए तरल से। अगर तरल से ज्यादा घनत्व है किसी वस्तु का तो वो डूब जाएगी, अगर कम घनत्व है तो वो तैरेगी, याद रखना है।
सेम कॉन्सेप्ट लगता है मक्खन में, सेम कॉन्सेप्ट लगता है मलाई में। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? कोणीय चाल कम करनी है उसको। जैसे ये है कोई व्यक्ति, ठीक है ना? अब ये घूर्णन करते, ये मंच भी घूर्णन कर रहा है। अब उसे अपनी कोणीय चाल कम करनी है, व्यक्ति को इस पर घूर्णन कर रहा है। तो उसको क्या करना चाहिए? अपने हाथ एक साथ मिला लें। बिल्कुल नहीं, अगर हाथ एक साथ मिला लेगा तो और भी तेजी से घूमने लगेगा, बढ़ जाएगी उसकी कोड़ी चाल। अपने हाथ ऊपर उठा ले, नहीं। अपने हाथ बाहर की तरफ फैला ले या हाथ ऊपर उठाकर बैठ जाए, नहीं। बाहर की तरफ फैला ले, ऑप्शन सी सही है। जब व्यक्ति इस तरह से घूम रहा है ना, ये व्यक्ति अगर वो अपने हाथों को इस तरह से फैला लेगा तो ऑब्वियसली उसको वेग, जो बाधा उत्पन्न होती है, ये बाधा उत्पन्न करेंगे उसके हाथ, जिसकी वजह से कोणीय वेग कम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? देखिए, कपड़ा इस तरह से बना हुआ होता है, इस तरह से। और जो मैल या गंदगी होती है इन रेशों के क्रॉस सेक्शन में जमा हो जाती है, जहां ये लोग, जहां रेशे एक दूसरे में गुथे हुए हैं, यहाँ जमा हो जाती है। इनको छुटाने के लिए जरूरी है कि तरल यहाँ पर पहुंच सके। लेकिन जो वाटर होता है ना, वाटर की सरफेस टेंशन ज्यादा होती है, लेकिन जब हम वाटर में साबुन मिला देते हैं, सोप मिला देते हैं, तो इसकी जो सरफेस टेंशन होती है ना, वो कम हो जाती है। जब सरफेस टेंशन कम हो जाती है तो वाटर आसानी से कपड़े के इन महीन कोनों तक पहुंच पाता है। यहाँ तक पहुंच जाता है वाटर। यहाँ वाटर पहुंचने के बाद कपड़े को आसानी से साफ कर देता है। ओके, ठीक है। न्यूटन मीटर मात्रक होता है। आपके ऑप्शन है त्वरण का, बल का, शक्ति का या ऊर्जा का। ऊर्जा का। ओके, ऊर्जा का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। दो चीजें आपको याद रखनी है, न्यूटन मीटर ऊर्जा का तो मात्रक होता ही है, एनर्जी का, एनर्जी का तो मात्रक है ही, लेकिन साथ में न्यूटन मीटर टॉर्क को भी रिप्रेजेंट करता है। ओके, टॉर्क को भी रिप्रेजेंट करता है न्यूटन मीटर, ये भी आपको याद रखना है, अगर कभी टॉर्क आ जाए तो वो सही होगा। डायनमो परिवर्तित करता है। आपके ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या इनमें से कोई नहीं। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन बी सही है। ओके, दूध से मक्खन निकाल लेने पर, देखिए पहले मैंने आपको बताया था, जब पिछला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज का यदि घनत्व कम है तो वह तरल पर तैरेगी, और अगर घनत्व ज्यादा है तो वह तरल पर नहीं तैर पाती। तो सेम चीज है, अब दूध से आपने मक्खन को निकाल लिया तो दूध का घनत्व बढ़ जाएगा। ओके, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? आपको बताना है, गलत कथन बताना है इसमें। पहला कथन है आपका, किसी भी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है। देखिए, भार को मैंने बताया था m इंटू जी से रिप्रेजेंट करते हैं। m द्रव्यमान होता है, g अलग होता है, हर ग्रह पर g का मान अलग अलग होता है। तो w डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है g के। अगर पृथ्वी पर है तो भार अलग होगा, चांद पर है भार अलग होगा, बृहस्पति पर अलग है, तो ऑप्शन ए सही है। दूसरा, किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर और रिक्त आकाश में समान होता है। मैंने आपको बताया है m कांस्टेंट, मतलब द्रव्यमान कांस्टेंट है, तो ऑप्शन बी भी सही है इसका। किसी भी पिंड की भारहीनता की स्थिति पर उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के प्रति संतुलन पर होती है। देखिए, मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया था, जब हम उपग्रह वाला क्वेश्चन कर रहे थे ना, तब मैंने आपको बताया था कि W इज इक्वल टू एम जी होता है। भारहीनता की स्थिति मतलब W इज इक्वल टू जी होना चाहिए। अब M तो कांस्टेंट है, लेकिन G कांस्टेंट नहीं होता है। अगर आप भारहीनता की स्थिति पाना चाहते हैं तो G को ही आपको जीरो करना होगा, या संतुलन, या तो G आपका जीरो हो जाए या फिर G आपका संतुलन की अवस्था में आ जाए। तो जी जीरो हो जाएगा, जिस वजह से W इज इक्वल टू एम, जी की वैल्यू अगर आप जीरो रख दोगे तो W इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन सी भी सही है, संतुलन की बात यहाँ पर हो रही है, संतुलन। ठीक है। ऑप्शन डी, पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। देखिए, पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल ये है, किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है, बिल्कुल सही, क्योंकि समुद्र तल पर जी का मान क्या लगाओगे आप? जीरो। पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है, W इज इक्वल टू एम जी।
वो बोल रहा है एम और जी, तो जी का मान 1। कोई महसूस नहीं होता है। ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान होती है, घनत्व होती है, आयतन होती है या वजन होती है? क्या होती है पदार्थ की मात्रा? द्रव्यमान होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि, देखिए वायुमंडल होने के लिए जरूरी है कि गैसों का जो आणविक वेग है ना वो पलायन वेग से कम हो। यहाँ पर आप बोल सकते हो कि आणविक वेग कम होना चाहिए पलायन वेग से, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चंद्रमा पर गैसों के बीच का जो गैसों का जो आणविक वेग है वो ज्यादा होता है पलायन वेग से चंद्रमा पर। इस वजह से जो परमाणुओं का जो माध्यमूल वेग है ना ज्यादा होने की वजह से चंद्रमा के वायुमंडल में नहीं टिक पाती। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होता है? आपको सर्वाधिक मान बताना है। देखिए ये है पृथ्वी, ये है केंद्र, ये है सतह मान लीजिए, बाकी इसको मानिए आप भूमध्य रेखा, इक्विटोरियल लाइन है ये, और ये है सेंटर। देखिए इक्विटोरियल लाइन पर होता है, ये है ध्रुव। ठीक है, ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर सर्वाधिक होता है जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान, लेकिन जब हम केंद्र की तरफ जाते हैं तो घटने लग, केंद्र की तरफ जाएंगे तो जी का मान कम होने लगता है। ओके, केंद्र पर शून्य हो जाता है। तो सही आंसर आपको बताना है कि जी का मान सर्वाधिक होता है अंटार्कटिका के कैंप पर, क्योंकि अंटार्कटिका ध्रुवों पर ही है। ओके, कुतुब मीनार, भूमध्य रेखा या माउंट एवरेस्ट नहीं। ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करते हैं? ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पास्कल के नियम पर। द्रव चालित नियम पास्कल के नियम पर करते हैं, बर्नौली के नियम पर कर नहीं सकते। बर्नौली का नियम ऊर्जा से संबंधित होता है। एकांक आयतन की समस्त ऊर्जाओं का योग नियत होता है, ये बोला था बर्नौली ने। न्यूटन का नियम गुरुत्वाकर्षण, थॉमसन नियम पता ही है, ऊर्जा से सॉरी ताप से संबंधित है ना। तो पास्कल का नियम दाब से संबंधित, बर्नौली ऊर्जा से, ये भी आप याद कर लेना। जैसे पास्कल लॉ आया आपको तो किस चीज से संबंधित है? दाब से संबंधित है। दूसरा आया बर्नौली लॉ, बर्नौली लॉ आया किस चीज से संबंधित है? ऊर्जा से संबंधित। तीसरा आया थॉमसन लॉ, किस चीज से संबंधित है? ताप से संबंधित है। ओके, चौथा आया न्यूटन्स लॉ, किस चीज से संबंधित है? गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? देखिए मैंने आपको बताया था न्यूटन मीटर दो चीजों की होती है, एक तो आप बता सकते हो ऊर्जा, और दूसरा था टॉर्क। ठीक है ना। तो बल, बल की इकाई होती है न्यूटन। गतिज ऊर्जा है न्यूटन मीटर होगी इसकी। कार्य भी ऊर्जा का एक रूप है न्यूटन मीटर, और ऊर्जा तो है ही तो न्यूटन मीटर। इन तीनों की न्यूटन मीटर होती है, पर बल की केवल न्यूटन होती है। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पूर्व कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि, आपके ऑप्शन है दौड़ने से छलांग लगाना आसान हो जाता है, इससे उसका शरीर गर्म हो जाता है, छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज्यादा दूर तक करने में मदद करती है, या छलांग लगाते समय वह फिसलता नहीं है। देखिए आपने पढ़ा था न्यूटन के तीन लॉ थे, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ था जड़त्व से संबंधित या इनर्शिया, इनर्शिया से संबंधित था। सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, सेकंड लॉ था, क्या था सेकंड लॉ बताइए आप? न्यूटन का सेकंड लॉ आपको बताना है, ठीक है। और न्यूटन का थर्ड लॉ आपको बताना है, एक्शन रिएक्शन। ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ आपको कमेंट में बताना है, ध्यान रखना है आपको, इस बात का भूलना नहीं है। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ में, इनर्शिया में, उसने बोला था कोई वस्तु अगर गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान ही रहेगी, कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, है ना। तो दौड़ते हुए जब व्यक्ति छलांग लगाता है तो उसके गति का जड़त्व काम करता है, और वह उसे गतिमान अवस्था में रखते हुए अधिक दूरी तक छलांग लगाने में मदद करता है। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है। आपके ऑप्शन है कि क्या होगा? छोटा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, बड़ा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है,
दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं या पत्थर की रचना पर निर्भर करते हैं? बिल्कुल नहीं, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे। ओके, देखिए, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। भी बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर भी बराबर यू प्लस ए टी। ये तीन फॉर्मूले आपने पढ़े थे, ठीक है। आपको बताना है कौन सा पहले पहुंचेगा कौन सा बाद में। इसमें आप निकालोगे न्यूटन की गति की इस वाले नियम से, गति के नियम से। देखिए, v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक, दोनों स्थिर अवस्था में थे इसलिए प्रारंभिक वेग 0 हो गया, t रहने दो। दूसरा 1/2 जो गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण का मान सब सेम होता है 9.8, ठीक है, 9.8 है दोनों ही के लिए, और t तो है ही टी स्क्वायर जितने देर में पहुंचेगा, तो v इज इक्वल टू हाफ 9.8 इंटू टी स्क्वायर। क्या ये द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है पत्थर के? नहीं कर रहा, ये प्रारंभिक वेग पर निर्भर कर रहा है। मानता हूं ये है प्रारंभिक वेग पर निर्भर कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर कर रहा है। तो गुरुत्वीय त्वरण तो सेम है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, प्रारंभिक वेग 0 है, तो ये भी कांस्टेंट वैल्यू हो गई, इसलिए दोनों पत्थर साथ में पहुंचेंगे। यदि आपसे बोला जाए कि दोनों पत्थरों को कुछ प्रारंभिक वेग दिया जाता है, तब बड़ा पत्थर पहले पहुंचेगा क्योंकि प्रारंभिक वेग आपने दे दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोणीय संवेग किसके बराबर होता है? यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए हैं, जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान, सॉरी गुणनफल दिया हुआ है, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग का गुणनफल, द्रव्यमान और कोणीय वेग का गुणनफल, रेखीय वेग और कोणीय वेग का गुणनफल, और द्रव्यमान और रेखीय वेग। देखिए, द्रव्यमान और रेखीय वेग का गुणनफल होता है संवेग, रेखीय वेग और कोणीय वेग का गुणनफल ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको लिख सकते हो b इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। आर क्या हो, ओमेगा होता है कोणीय वेग, v होता है रेखीय वेग, ये संबंध है, और आर होता है लंबवत दूरी अक्ष से, जैसे कि ये है, यहाँ पर कोणीय वेग हो रहा है, ये है अक्ष, तो ये वाली दूरी होगी आर, ठीक है, ऐसा होता है। द्रव्यमान और कोणीय वेग, कोणीय संवेग हो जाता है ये, ठीक है, याद रखना है आपको, ये है कोणीय संवेग। और जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग किसके बराबर होता है आपको बताना है, ऑब्वियसली जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग, ठीक है। द्रव्यमान और कोणीय वेग, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग, नहीं, ऑप्शन बी सही है इसका, ए नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था पुराने लेक्चर्स में कि ऊर्जा से संबंधित है, ठीक है। बर्नौली का ऊर्जा से संबंधित है, इन्होंने कहा था कि एकांक आयतन की समस्त ऊर्जा का योग नियत होता है। तो दोस्तों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे के क्वेश्चन अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू। प्लीज चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।